सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां बंदूकें बेकार हैं और इंसान सबसे कमजोर है। एक खतरनाक तूफान आर्मी को पहुंचा देता है मॉन्स्टर्स की दुनिया में, जहां हर कदम पर मौत है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक खौफनाक सर्वाइवल मूवी जिसका नाम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक बेहद विशाल जहाज दिखाई देता है, लेकिन ये जहाज पानी पर नहीं चल रहा होता, बल्कि चलते हुए रेगिस्तान की रेत को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। ये दुनिया हमारी दुनिया नहीं थी, ये एक दूसरी ही दुनिया थी, जहाँ के लोग अलग थे, उनका कल्चर अलग था, और सबसे खौफनाक बात ये थी कि वहाँ इंसानों के साथ साथ मॉन्स्टर भी रहा करते थे। उस जहाज में बैठे सभी वॉरियर्स की आंखें एक ही जगह टिकी हुई थीं। सामने दिखाई दे रहा स्काई टावर पर उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी कीमत पर उस टावर तक पहुंचना और वहां मौजूद दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर देना, ताकि इस दुनिया के मॉन्स्टर हमारी दुनिया में कदम न रख सकें और वहां के इंसान इस खौफनाक दुनिया में फंस न जाएं। जहाज तेजी से रेगिस्तान में दौड़ रहा था और अंदर बैठे वॉरियर्स आपस में बातें कर रहे थे, शायद अपने डर को छुपाने के लिए या शायद आखिरी बार एक दूसरे की आवाज सुनने के लिए। लेकिन तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। रेत के नीचे से हमला करता है एक भयानक मॉन्स्टर जिसका नाम डायब्लोस है। ये जमीन के अंदर रहता है और बिना चेतावनी के मौत बनकर बाहर निकल आता है। सभी वॉरियर्स को उससे लड़ना आता था, इसलिए वो किसी तरह अपनी शिप को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। मगर इस बार मॉन्स्टर का हमला कुछ ज्यादा ही जोरदार होता है। जहाज बुरी तरह हिलता है और उसी झटके में एक वॉरियर उछलकर सीधे रेगिस्तान में जा गिरता है। गिरते ही वो बेहोश हो जाता है और बाकी लोग मजबूरी में दिल पर पत्थर रखकर जहाज के साथ आगे निकल जाते हैं। अब कहानी पहुंचती है हमारी दुनिया में, यानी प्रेजेंट टाइम में, जहां रेगिस्तान के बीच सोल्जर्स की एक टीम अपनी जीप में एक मिशन पर निकली होती है। इनके साथ पहले भेजी जा चुकी अल्फा और ब्रावो टीम भी होती है। इस वक्त जो टीम आगे बढ़ रही थी वो अल्फा थी, जबकि ब्रावो टीम उनसे पहले ही निकल चुकी थी। लेकिन परेशानी ये थी कि ब्रावो टीम की जीप का कहीं दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, न कोई सिग्नल, न कोई जवाब। इसलिए अल्फा टीम उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाती है। रास्ते में चलते हुए वो अपने दाएं बाएं बड़े बड़े पत्थर देखते हैं जिन पर कुछ अजीब सा लिखा होता है। वो भाषा बहुत पुरानी लगती है, मानो किसी बहुत पुरानी सभ्यता की निशानी हो। ऐसा महसूस होता है जैसे उन पत्थरों पर चेतावनी लिखी हो, या जैसे ये रास्ता किसी दूसरी ही दुनिया की तरफ जाता हो। तभी अचानक उनके सामने एक बेहद भयानक तूफान उठने लगता है। रेत आसमान में उड़ने लगती है और माहौल डरावना हो जाता है। इन सभी सोल्जर्स को लीड कर रही होती है एक लेडी सोल्जर। वो सिर्फ एक महिला नहीं थी, वो मजबूत थी, समझदार थी और हालात को पढ़ना जानती थी। इसीलिए पूरी टीम की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। सबको एहसास हो चुका था कि ये आने वाला तूफान सिर्फ मौसम नहीं है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। और उसी पल हर सोल्जर एक बार अपनी फैमिली को याद करता है, क्योंकि सब जानते थे कि इस रेगिस्तान में अगला कदम जिंदगी भी हो सकता है और शायद आखिरी भी। इन सबके बीच एक सोल्जर चुपचाप अपने गले में पहनने वाला लॉकेट उतारकर अपने जूते में बांध लेता है। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो जाती है जब वो कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो शायद इसी से मेरी पहचान हो पाए। ये सुनते ही माहौल और ज्यादा बोझिल हो जाता है। तभी लेडी सोल्जर सख्त आवाज में ऑर्डर देती है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए, यहीं से रास्ता बदलना होगा। लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। रास्ता बदलने के बाद भी पूरी रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाने के बावजूद वो भयानक तूफान इन जीपों को अपने अंदर खींच लेता है और कुछ ही देर के बाद तूफान इन्हें बुरी तरह घायल हालत में रेगिस्तान में फेंक देता है। और अब ये रेगिस्तान कोई आम जगह नहीं होती, ये लोग पहुंच चुके होते हैं दूसरी दुनिया में। वही तूफान दरअसल उस दुनिया में जाने का रास्ता था। अब वापसी का कोई निशान नहीं था। इस वक्त तक पूरी टीम जिंदा थी, एक भी सोल्जर मरा नहीं था, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब लेडी सोल्जर दूसरे सोल्जर को रेत के टीले पर चढ़कर आगे देखने के लिए भेजती है। जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है, वो घबराई हुई आवाज में सबको बुलाता है। जो नजारा सब देखते हैं वो रूह तक हिला देता है। वहाँ ब्रावो टीम की जीप खड़ी होती है। जब सब पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अंदर बैठे सारे सोल्जर जलकर राख बन चुके हैं। सबसे डरावनी बात ये थी कि वहाँ किसी लड़ाई का कोई निशान नहीं था, न हाथापाई, न किसी मास्टर की बॉडी, सिर्फ गोलियों के निशान थे। लेकिन गोलियां किस पर चलाई गई थीं, ये कोई नहीं समझ पाता। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगता है, आखिर इन सोल्जर्स को किसने और कैसे मारा। जो लोग बचे होते हैं वो अपनी गाड़ियों को जैसे तैसे ठीक करके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। उन्हें रास्ता तो ढूंढना ही था। तभी दूर से एक शख्स उन्हें देखता है। यही वो वॉरियर होता है जो पहले जहाज से रेगिस्तान में गिर गया था। उसका नाम हंटर होता है। जैसे ही सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं वो एक बेहद विशाल कंकाल के सामने पहुंच जाते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये किसी डायनासोर का कंकाल होगा, लेकिन ये तो डायनासोर से भी कई गुना बड़ा होता
है। तभी उसी कंकाल पर हंटर एक तीर चलाता है और लाल धुएं की मदद उन्हें चेतावनी देता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। लेडी सोल्जर उसकी चेतावनी को समझ जाती है और सबको पीछे हटने का ऑर्डर देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहाँ डायब्लोस मॉन्स्टर जो रेगिस्तान के नीचे रहता है वो जमीन चीरता हुआ बाहर आ जाता है और एक एक करके सोल्जर्स को मार गिराता है। चीखें, गोलियों की आवाज और रेत में बहता खून, सब कुछ एक ही पल में खत्म हो जाता है। हंटर भी इनकी मदद करता है अपने तीर कमान से। वो मॉन्स्टर पर निशाना लगाता है ताकि वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाए और कुछ लोगों को बचने का मौका मिल सके। बचे हुए सोल्जर भागकर पहाड़ी चट्टानों के बीच पहुंचते हैं और सोचते हैं कि अब वो सेफ हैं, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। ये दुनिया हमारी दुनिया जैसी नहीं थी। यहाँ दिन में भी मौत पीछा करती है और रात में तो बचने का कोई चांस ही नहीं होता। सोल्जर थके हारे बैठे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पहुँचता है एक और खौफनाक मॉन्स्टर जिसका नाम नरसीला होता है। ये एक ऐसी स्पीशीज होती है जो स्पाइडर और दूसरे डरावने जीवों से मिलकर बनी होती है। पलक झपकते ही वो लेडी सोल्जर को उठाकर हवा में ले जाता है और जमीन पर गिरते ही वो बुरी तरह बेहोश हो जाती है। सारे सोल्जर उस मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं होता। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बाकी सोल्जर लेडी कैप्टन को मरा हुआ समझकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वो खुद को बचा ले, लेकिन आगे जाकर कोई भी नहीं बचता। वही मॉन्स्टर उन्हें भी खत्म कर देता है। लेडी सोल्जर पर उस मॉन्स्टर का हमला जानलेवा जरूर था, लेकिन वो मरी नहीं थी। वो गंभीर रूप से घायल थी। थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है, मगर होश में आना ही उसकी परेशानी की शुरुआत बन जाता है। वही मॉन्स्टर फिर से लौटता है। इस बार वो उसे निगल लेता है और थोड़ी ही देर में अपने ही अड्डे के अंदर उगल देता है। ये जगह कोई आम ठिकाना नहीं था। ये उस मॉन्स्टर का घर था, एक भयानक सा घोंसला जहाँ वो इंसानों को पकड़ कर लाता था और चारों तरफ चिपचिपा कवच, दीवारों से लटकती लाशें और हर तरफ उसके अंडे। इस हालत में भी किस्मत लेडी सोल्जर का साथ देती है। वो जिंदा थी। किसी तरह खुद को उस गंदे चिपचिपे कवच से बाहर निकालती है और सामने देखती है उसके सारे साथी मर चुके थे। इसी बीच उसे एक हैंड बैग मिल जाता है। उसके अंदर एक स्प्रे और एक छोटी सी लाइट होती है। उसी लाइट के सहारे वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उसका सामना एक सोल्जर से होता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं होता है। उस पर जहर का असर हो चुका था। उसका शरीर फटने लगा था और उसके अंदर से नरसीला मॉन्स्टर के बच्चे बाहर आ रहे थे। दर्द में तड़पता हुआ वो बस इतना कह पाता है, कैप्टन यहाँ से निकल जाओ। जल्दी वो आगे बढ़ती है कि तभी फिर से वही मॉन्स्टर सामने आ जाता है। दर्द, डर और हिम्मत सब मिलकर उसे एक सुरंग की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर देते हैं। ऊपर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही होती है। वो लगभग बाहर पहुंच ही जाती है कि तभी मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ लेता है। वो अपनी आखिरी ताकत जुटाकर अपने हाथ में पकड़ी लाइट सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देती है। रोशनी लगते ही मॉन्स्टर जलने लगता है, तड़पता है। यही मौका पाकर वो सुरंग से बाहर निकल आती है। बाहर आकर उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ आती है। ये मॉन्स्टर धूप में नहीं निकल सकते। ये सिर्फ अंधेरे के जीव हैं। अंधेरा ही इनकी ताकत है। सूरज की रोशनी में वो सेफ थी। वहीं बैठकर अकेले वो सोचने लगती है कि आखिर वो किस दुनिया में आ चुकी है, क्योंकि अब इस अजनबी दुनिया में वो बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर बाद वो एक ऊंची चट्टान पर पहुंचती है। ऊपर से पत्थर नीचे फेंकती है और देखती है कि दिन में भी रेगिस्तान के नीचे रहने वाला मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। मतलब खतरा अभी टला नहीं था। रास्ता ढूंढते हुए वो चट्टानों के सहारे आगे बढ़ती है। तभी उसे वही जहाज दिखाई देता है जो कभी वॉरियर्स का हुआ करता था। वो अंदर जाती है, शायद थोड़ा पानी मिल जाए, लेकिन तभी वहाँ हंटर पहुंच जाता है। बिना एक पल सोचे वो लेडी सोल्जर पर हमला कर देता है। दोनों कमजोर नहीं थे। दोनों के पास जबरदस्त फाइटिंग स्किल थी। टक्कर इतनी भयानक होती है कि पूरा इलाका गूंज उठता है। हंटर को लगता है कि बाहर की दुनिया से आए इंसान सिर्फ मुसीबत लेकर आते हैं। ये औरत भी उसके लिए खतरा है। इसी सोच के साथ वो उसे पकड़कर अपने सेल के अंदर ले जाता है। ये सेल हंटर का बनाया हुआ ठिकाना था, एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी मॉन्स्टर उस पर हमला नहीं कर सकता था। वो खुद को बचाने के लिए यहीं रहता था। अगली सुबह हंटर बाहर निकलता है, ये देखने के लिए कि आगे का रास्ता सेफ है या नहीं। लेकिन जब वो वापस आता है तो लेडी सोल्जर गायब होती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, लेडी सोल्जर उस पर हमला कर देती है। फिर से जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अब भी एक दूसरे को दुश्मन ही समझ रहे होते हैं। लड़ते लड़ते वो रेगिस्तान के बीच पहुंच जाते हैं। तभी एक पल ऐसा आता है जब हंटर का पैर फिसल जाता है और वो उन्हीं मॉन्स्टर्स की सुरंग में गिरने वाला होता है। उसी पल लेडी सोल्जर रुक जाती है। उसके दिमाग में एक सवाल गूंजता है, अगर हम एक दूसरे को मार देंगे तो बचेगा कौन? इस दुनिया में अकेले जिंदा रहकर क्या कोई निकल पाएगा? उसी सोच के साथ वो हंटर का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर खींच लेती है।
हंटर हमारी दुनिया का नहीं था, इसलिए उसे हमारी भाषा समझ नहीं आती थी। फिर भी लेडी सोल्जर इशारों और हाव भाव से उसे समझाने की कोशिश करती है कि अब हम एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हंटर उसकी बात समझ जाता है। यहीं से दोनों एक टीम बन रहते हैं, सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि इस दुनिया से बाहर निकलने के लिए। हंटर उसे रेगिस्तान के उस छोर की तरफ ले जाता है और बताता है कि आगे बढ़ते ही उनका सामना सीधे मॉन्स्टर से होगा। दूर क्षितिज पर स्काई टावर दिखाई देता है। वही एक जगह है जहां से दोनों अपने अपने घर लौट सकते हैं। तब लेडी सोल्जर उसे बताती है कि आगे उसकी जीप खड़ी है और उस जीप में खतरनाक बॉम्ब्स हैं। अगर वो वहां तक पहुंच गए तो उस मॉन्स्टर को खत्म किया जा सकता है। हंटर हल्की हंसी में साफ कर देता है कि इन बॉम्ब्स से उन मॉन्स्टर्स पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। यहीं से दोनों मिलकर एक अलग ही प्लान बनाते हैं। इस दुनिया में मॉन्स्टर को सिर्फ दूसरा मॉन्स्टर ही मार सकता है। हंटर बताता है कि जो मॉन्स्टर सुरंगों के अंदर रहते हैं उनके अंदर जहरीला वैनम होता है। अगर वो वैनम मिल जाए तो रेगिस्तान में रहने वाले मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। अब दोनों रात होने का इंतजार करते हैं। अंधेरा होते ही लेडी सोल्जर जानबूझकर खुले में खड़ी हो जाती है ताकि रात वाले मॉन्स्टर बाहर आएं। जैसे ही अंधेरा गहरा होता है सुरंगों से मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं। उन्हीं में से एक मॉन्स्टर लेडी सोल्जर का पीछा करने लगता है। वो जानबूझकर आगे भागती है। तभी हंटर का बिछाया हुआ ट्रैप काम करता है और मॉन्स्टर उसमें फंस जाता है। अगले ही पल दोनों उस पर टूट पड़ते हैं और उसे पूरी तरह खत्म कर देते हैं। उसी के साथ वो उसका डंक भी निकाल लेते हैं जिसमें घातक विष होता है। अगली सुबह उनका प्लान शुरू होता है। हंटर रात में ही उस विष वाले डंक को अलग करके अपने तीर के साथ बांध चुका होता है। जैसे ही सूरज निकलता है दोनों आगे बढ़ते हैं। लेडी सोल्जर अभी इस दुनिया की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। इसे समझते हुए हंटर उसे ट्रेनिंग देता है। अपने शिप में रखे भारी हथियारों से वो उसे लड़ना सिखाता है ताकि आगे किसी भी हालत में वो कमजोर न पड़े। अब लेडी सोल्जर उस आखिरी लड़ाई के लिए तैयार थी। वो दोनों मिलकर मॉन्स्टर का ध्यान भटकाते हैं ताकि सही मौका मिल सके। जैसे ही मॉन्स्टर उन पर पूरी तरह फोकस करता है हंटर अपना तीर छोड़ देता है। विष से भरा तीर सीधे मॉन्स्टर की आंख में लगता है। मॉन्स्टर मरता नहीं लेकिन उसकी एक आंख बेकार हो जाती है। उसी वक्त लेडी सोल्जर अपनी जीप तक पहुंच जाती है। वहां से वो एक भारी हथियार निकालती है और लगातार बॉम्ब्स उस मॉन्स्टर पर दाग देती है। धीरे धीरे मॉन्स्टर कमजोर पड़ने लगता है। हंटर अब अपनी शानदार तलवार लेकर उस मॉन्स्टर पर चढ़ता है और उसके सिर में वार करने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे जोर से झटक कर दूर फेंक देता है। हंटर बेहोश हो जाता है। अब ये लड़ाई सिर्फ लेडी सोल्जर की थी। वो बिना डरे मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ती है और पूरी ताकत से तलवार उसके सिर में उतार देती है। आखिरकार वो भयानक मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। लेडी सोल्जर तुरंत हंटर के पास पहुंचती है। वो गंभीर हालत में बेहोश पड़ा होता है। वो उसी मॉन्स्टर की खाल निकालती है, हंटर को उसके अंदर रखती है और उसे अपनी पीठ पर बांधकर आगे का सफर तय करती है। कुछ दूरी तय करने के बाद हंटर को होश आ जाता है। अब दोनों साथ साथ पैदल आगे बढ़ते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद वो एक फॉरेस्ट एरिया में पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें साफ पानी मिलता है और कुछ अजीब से जानवर दिखाई देते हैं। हंटर उसे बताता है ये जानवर वेजिटेरियन होते हैं और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हंटर इस यूनिवर्स का था इसलिए उसे इन सभी जीवों की पूरी जानकारी थी। अब उनके पास पानी भी था और खाने का इंतजाम भी। रात होते ही माहौल फिर से भारी हो जाता है। दोनों को खतरे का एहसास होने लगता है। जैसे ही उनकी आंख खुलती है आसमान में एक विशाल साया मंडराता हुआ दिखाई देता है। उनके ऊपर एक फ्लाइंग ड्रैगन उड़ रहा होता है जिसका नाम राथालोस था। वो आग उगलता है और उसके आते ही बाकी जीव डर के मारे जंगल छोड़कर भागने लगते हैं और तभी वहाँ हंटर के बाकी सभी साथी भी पहुँच जाते हैं। सबसे पहले सामने आता है एडमिरल। हालात की गंभीरता समझते हुए वो तुरंत उनकी मदद शुरू कर देता है। हंटर और लेडी सोल्जर अपनी जान बचाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि वो एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाते हैं। ठीक उसी पल हंटर के साथी हवा में झूलते हुए उन्हें वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन एडमिरल के मन में शक होता है। उसे लगता है कि दूसरी दुनिया से आई ये लड़की उनके लिए खतरा बन सकती है। इसी डर की वजह से वो लेडी सोल्जर के हाथ बंधवा देता है और उसे एक केज में बंद करवा देता है। हंटर उससे मिलने आता है, लेकिन लेडी सोल्जर गुस्से में अपने बंधे हुए हाथ दिखाकर साफ कर देती है कि वो खुद को कैदी मानने को तैयार नहीं है। वहीं से वो बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जिस केज में वो बंद है उसके नीचे जमीन में एक और रास्ता छुपा हुआ है। वो धीरे से उसका दरवाजा खोलती है और जहाज के निचले हिस्से में पहुंच जाती है। ये हिस्सा एक तरह का किचन होता है और वहाँ का शेफ एक बिल्ली। इस दुनिया में अजीब कुछ भी नहीं था, इसलिए एक बिल्ली का शेफ होना किसी को हैरान नहीं करता। उसी रास्ते से वो बाकी लोगों के सामने पहुंच जाती है। अब एडमिरल उसके हाथ खुलवा देता है। वो बताता है कि हंटर ने उसके बारे में सब कुछ बता दिया है और उसे यकीन हो गया है कि वो कोई खतरा नहीं है। लेडी सोल्जर उसे
उसकी बात समझ पा रही होती है, इसलिए हैरान होकर पूछती है कि आपको मेरी भाषा कैसे आती है। तब एडमिरल उसे सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वो पहली इंसान नहीं है जो दूसरी दुनिया से यहाँ आई हो। बहुत पहले भी दूसरी दुनिया से लोग यहाँ आ चुके हैं, इसी वजह से उसे अलग अलग भाषाओं का ज्ञान है। इसके बाद लेडी सोल्जर पूछती है कि वो आखिर कहाँ है और यहाँ कैसे पहुँची। एडमिरल एक पुरानी किताब की तरफ इशारा करता है और कहानी सुनाने लगता है। बहुत साल पहले यहाँ एक प्राचीन सभ्यता रहा करती थी। वो लोग बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते थे, इतनी एडवांस कि वो अपनी दुनिया के साथ साथ किसी भी दुनिया में ट्रैवल कर सकते थे। लेकिन यही टेक्नोलॉजी उनकी तबाही की वजह बन गई। उन्होंने खुद को ही खत्म कर लिया। फिर भी वो रास्ता कभी बंद नहीं हुआ। सामने जो स्काई टावर है वही उस सभ्यता की आखिरी निशान है। वही वो जगह है जहाँ से दूसरी दुनिया में आने जाने का रास्ता खुलता है। इसका मतलब साफ था, बाहर जाने का रास्ता सिर्फ स्काई टावर से होकर ही है। एडमिरल ये भी साफ कर देता है कि वो लोग नहीं चाहते कि दूसरी दुनिया के इंसान यहाँ आएं और न ही यहाँ के मॉन्स्टर्स किसी भी दुनिया में जाएं। उनका मिशन शुरू से यही था कि स्काई टावर तक पहुंचकर उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन बीच में मॉन्स्टर्स ने उन पर हमला कर दिया, इसलिए पहले उन्हें अपने लोगों को बचाना पड़ा और जहाज की मरम्मत करनी पड़ी। इसी अफरा तफरी में हंटर उनसे अलग हो गया था। अब हालात बदल चुके थे। एडमिरल कहता है कि मिशन दोबारा शुरू किया जाएगा, जिससे लेडी सोल्जर अपने घर वापस जा सकती है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, उसे इस मिशन में उनका साथ देना होगा। अगली सुबह हंटर और लेडी सोल्जर जहाज को पीछे छोड़कर स्काई टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। टावर तक पहुंचने का रास्ता उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन असली परेशानी वहां से बाहर निकलने की थी। वही पुराने पत्थर फिर से सामने आते हैं, जिन पर अजीब सी दूसरी भाषा में चेतावनियां लिखी होती हैं। पूरा स्काई टावर अपने अंदर भयानक बिजली पैदा कर रहा होता है। लगातार चमकती बिजली, तेज बारिश और आसमान में बनता तूफान, सब कुछ मिलकर माहौल को और ज्यादा डरावना बना देता है। इसी बीच आसमान में एक साया घूमता है और देखते ही देखते राथालोस वहां पहुंच जाता है। उसकी मौजूदगी से जमीन कांपने लगती है। एडमिरल सबको बताता है कि उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब रैथ लॉस आग उगलने से पहले अपने अंदर आग बनाता है, उसी पल वो सबसे कमजोर होता है। बस उसी एक मौके में उस पर वार करना होगा। राथालोस जहाज के वॉरियर्स पर हमला कर देता है और चारों तरफ आग बरसाने लगता है। तभी एडमिरल सबसे पहले अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है। जमीन के अंदर से आग का जोरदार ब्लास्ट होता है। यही इशारा था। अब सभी वॉरियर्स अपनी अपनी तलवारें लेकर राथालोस पर टूट पड़ते हैं। उसे पकड़ने और रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन राथालोस की आग और स्काई टावर की बिजली मिलकर तूफान को और भी ताकतवर बना देती है। यही तूफान दरअसल दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता था। लेडी सोल्जर उस रास्ते से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन राथालोस उस पर भी आग उगल देता है। अब वो एक ऐसी पहाड़ी के किनारे खड़ी होती है जहाँ से नीचे गिरने का मतलब या तो मौत या एक बार फिर दुनिया बदल जाना। आखिरकार वो नीचे गिर जाती है। दर्द, अंधेरा और तेज हवा के बीच उसका शरीर हवा में खो जाता है, लेकिन किस्मत एक बार फिर करवट लेती है। वो वापस अपनी ही दुनिया में पहुंच जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो चारों तरफ अफरा तफरी मची होती है। सर्च ऑपरेशन पहले से चल रहा होता है। अल्फा और ब्रावो टीम के सारे सोल्जर्स और उनकी जीप एक साथ गायब हो चुके होते हैं। उन सब में सिर्फ वही एक जिंदा बची होती है। लोग तुरंत उसको स्ट्रेचर पर डालकर आर्मी के प्लेन की तरफ ले जाया जाता है। हर कोई उससे एक ही सवाल पूछ रहा होता है, बाकी लोग कहाँ हैं? वो जवाब देने की कोशिश ही कर रही होती है कि तभी आसमान फिर से बदलने लगता है। वही डरावना साया दोबारा नजर आता है और इस बार राथालोस उसकी दुनिया में पहुंच चुका होता है। असल में जब लेडी सोल्जर उस दुनिया से कूदती है, उसी पल वो दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हो पाता। यही एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी तबाही बन जाती है। उसी खुले रास्ते से राथालोस भी उसकी दुनिया में पहुंच जाता है। आते ही वो सबसे पहले आर्मी के प्लेन पर हमला करता है। एक एक करके प्लेन के विंग टूटने लगते हैं। चारों तरफ आग बरसने लगती है। पास खड़ी बाकी जीपें भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन राथालोस की आग के सामने कोई भी नहीं बच पाता। इसी अफरा तफरी में लेडी सोल्जर खुद को संभाल कर खड़ी होती है। उसे पता था कि इस मॉन्स्टर को कैसे मारा जा सकता है। अब वो अपनी रियल दुनिया में थी और उसके पास हथियार भी थे। वो प्लेन के अंदर से छोटे लेकिन बेहद खतरनाक बम उठा लेती है, जो फटते ही जबरदस्त ब्लास्ट करते हैं। अपने हाथों में पहने हथियारों से वो मॉन्स्टर पर वार करती है। जैसे ही राथालोस आग उगलने के लिए मुंह खोलता है, उससे पहले ही वो बम उसके अंदर पहुंच चुके होते हैं। आग बनने से पहले वही कमजोर पल और अगले ही सेकंड जोरदार धमाका होता है। लेडी सोल्जर को लगता है कि शायद सब खत्म हो गया, लेकिन वो गलत
साबित होती है। राथालोस इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। जलता हुआ घायल हालत में वो फिर से खड़ा हो जाता है। तभी अचानक दूसरी तरफ से हंटर हमला करता है। लगातार एक के बाद एक तीरों की बौछार राथालोस पर करता है। हर तीर उसके शरीर को चीरता चला जाता है। आखिरकार मॉन्स्टर लड़खड़ाकर गिर पड़ता है और अपनी ही आग में जलने लगता है। उसी वक्त एडमिरल भी वहां पहुंच जाता है। वो साफ शब्दों में बता देता है कि खतरा अब भी टला नहीं है, रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो और भी बड़े मास्टर्स इस दुनिया में आ सकते हैं। और तभी उनके सामने आसमान फिर से बदलने लगता है। हवा तेज हो जाती है। एक विशाल तूफान बनता हुआ दिखाई देता है। उसी तूफान के अंदर एक और मॉन्स्टर आने वाला होता है, जिसका नाम ग्रेटर रेथालोस होता है। हालात साफ थे, या तो अब यही सब खत्म किया जाए या फिर पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। लेडी सोल्जर, हंटर और एडमिरल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तीनों बिना वक्त गंवाए उस दूसरे ग्रेटर रेथालोस का सामना करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही तूफान के बीच से ग्रेटर रेथालोस आता है, लेडी सोल्जर, हंटर और एडमिरल अपनी सारी ताकत इकट्ठा करते हैं। एडमिरल तलवार और हथियार लेकर खड़ा होता है और लेडी सोल्जर अपने हाथों में हथियारों के साथ पूरी तरह तैयार होती है। लेकिन तीनों लोगों ने पहले ही प्लान बना रखा था। वो ग्रेटर रेथालोस को अपनी ओर खींचती है ताकि हंटर उसके कमजोर पल का फायदा उठा सके। लेडी सोल्जर, हंटर और एडमिरल तलवार से ग्रेटर रेथालोस पर हमला करते हैं। यही इस मूवी का लास्ट सीन होता है और फिल्म के बिल्कुल अंत में एक सीन है जहां डीड एडमिरल को एक काली परछाई जैसी आकृति को देखते हुए दिखाया गया है। अगर आपको मॉन्स्टर हंटर का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और फिल्मों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और शानदार फिल्म के साथ। जय हिंद।